गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है प्रिपरेशन प्री की? प्री के मोड में तो हो ना सब अब? ऐसा तो नहीं अभी कोई मेंस वाला भी है कि अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं? कोई है जो पहली बार प्री लिखेगा इस बार? अच्छा, मतलब ज़्यादातर लोगों को आइडिया है ऑलरेडी प्री का कि किस टाइप का एग्ज़ाम है। चलो ये अच्छी चीज़ है, थोड़ा आसानी होगी मेरे को भी। अच्छा, अपना क्लास का मेन एम ये रहेगा कि कैसे हम स्मार्ट स्टडीज़ करें। कि हर कोई बोलता है कि स्मार्ट स्टडी करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या बताना है। तो कि स्मार्ट स्टडी में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हम अपना कोर्स जल्दी कर सकें कंप्लीट, उसको रिवाइज जल्दी कर सकें और मैक्सिमम आउटपुट दे सकें एग्ज़ाम के टाइम पे। क्योंकि होता है अच्छे से पढ़ते हैं स्टूडेंट, मैंने देखा 4-4 महीने 5-5 महीने प्री की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट जब फाइनली एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उन 2 आवर्स के अंदर क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो कि ये तो पढ़ा ही नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वहाँ वो भी सोल्व हो जाते हैं। तो हमारा मेन एम यही रहेगा कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें और स्मार्ट आंसरिंग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम टाइम में अगर लास्ट के उन 2 आवर्स के अंदर आप अपनी स्मार्ट आंसरिंग करके 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर देते हो तो आई थिंक आप अगर बॉर्डर लाइन पे हो तो आप मेंस लिख रहे होते हो, और अगर आप थोड़ा सा दूर हो तो आप बॉर्डर लाइन पे पहुंच सकते हो। और स्मार्ट स्टडी करोगे तो ऑब्वियसली आप वो भी क्लियर कर सकते हो। तो अपना एम यही रहेगा कि कैसे हम पढ़ाई करें तरीके से और उससे ज़्यादा आंसर्स कैसे सोल्व करें। तो मैंने अपनी इस प्रेजेंटेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये है। और सेकंड पार्ट मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यूपीएससी के पिछले ईयर्स में आए हुए। उन क्वेश्चंस को अगर आपको नहीं आते तो भी आप उनको सोल्व कर सकते हो। आइदर आप 50-50 तक पहुंच सकते हो, और 50% क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली आंसर मिल जाएगा आपको कि हाँ अगर मैंने नहीं पढ़ा तो भी मैं उसका आंसर निकाल लूँगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में ये नहीं सोचना कि ये मुझे नहीं आता है और मैं इसको जंप कर रहा हूँ, नहीं। उसको आपको कोशिश करनी है अगर टाइम परमिट करता है तो चलो स्टार्ट करें अभी। चलो ठीक है। 55 डेज अपने पास पूरे हैं, तो ये एक ऑप्टिमम टाइम है प्री के लिए। ऐसा नहीं है कि जी टाइम निकल गया इस साल का, अभी भी टाइम है, ऑलमोस्ट 2 महीने हैं। और अगर अच्छे से पढ़ाई करी जाए तो 2 महीने में प्री हो जाती है। अगर आप जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे आप पूछोगे तो वो यही बताते हैं कि हाँ मैंने 2 महीने सीरियसली प्री प्री के लिए पढ़ाई की थी और मेरा हो गया प्री, काफ़ी अच्छे मार्क्स से हो जाता है। तो बस हमें यही देखना है कि ऐसा क्या करते हैं लोग कि आराम से प्री पास हो जाता है। मैंने एक्चुअली 6 बार यूपीएससी दिया है, तो प्री मेरा कभी रुका नहीं था। और मैं 1 से 1.5 महीने प्री पढ़ता था और उसमें हो जाता था प्री। हाँ, मेंस के अंदर मैंने ओवरऑल 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो उसके बाद मेंस मेरा वीक पॉइंट था, बट प्री मुझे लगता है मेरा स्ट्रॉन्ग साइड थी। तो शायद मेरा एक्सपीरियंस आपके कुछ काम आ सकता है, क्योंकि एक तो मैंने पेपर सारे देखे हैं कि किस टाइप से पेपर आते हैं, कैसे पैटर्न चेंज होता रहता है प्री का। एक तो वो चीज़ है, और दूसरी चीज़ वहाँ पे ये प्रेशर कुकर बनता है दिमाग में कि भागो, आगे भागते हैं, ये नहीं आता भाग जाओ, ये नहीं आता छोड़ के भाग जाओ। उन क्वेश्चंस पे अगर अगर किसी को लगता है कि मेरा 1.5 एन आवर में पेपर पूरा हो जाता है, और फिर यहाँ आके देखते हैं तो कि आइदर मैंने क्वेश्चन 70 अटैम्प्ट किए हैं या फिर मेरे माइनस मार्किंग ज़्यादा हो गई है, तो उन दोनों पार्ट्स को कैसे हैंडल किया जाए वो अपन स्मार्ट आंसरिंग में देखेंगे कि हाँ इस तरीके से अगर अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम बेटर आंसर कर पाएंगे वहाँ पे। और डरने की ज़रूरत नहीं होगी क्वेश्चन से कि हाँ कोई क्वेश्चन बिल्कुल अननोन है कि ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले, कराई केमल, वो आगे आएगा इसमें। तो मुझे नहीं पता था कराई केमल क्या है, दो मैं राजस्थान से हूँ। केमल का मुझे पता था, बट कराई केमल क्या होता है मुझे नहीं पता था उसका। बट उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं था कि हाँ छोड़ देंगे, उसको देखना था, समझना था क्या कह रहा है। क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता होगा तो उसको भी आइडिया होता होगा कि ये क्वेश्चन हार्डली ही कोई कर पाएगा, तो वो फिर भी ट्राई करता होगा अपनी तरफ से कि कुछ मैं ऐसा हिंट दूं कि लड़के अगर कुछ आंसर तक पहुंच सकें तो, या फिर आसपास भी पहुंच सके तो फिर आगे तो आपका वो है कि आप डेयरिंग इतने हो कि नहीं। अगर दो में कंफ्यूज हो तो उसको अटेम्प्ट करना आप पसंद करते हो या नहीं, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। तो चलो फर्स्ट पार्ट हो सकता है मैं ट्राई करूँगा कि इसको ज़्यादा बड़े में डिस्कस ना करूँ, थोड़ा शॉर्ट में ही कट करके इसको निकाल दूँ। तो अभी 55 डेज़ हैं, तो अपने भी स्टडीज़ के 2 पार्ट हैं बेसिकली। फर्स्ट कि एग्ज़ाम से पहले अभी हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, इन 55 डेज़ का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए कि जब हम एग्ज़ाम में जाएं
तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हम लिख देंगे वो एग्ज़ाम, वहाँ पे जाके हम पास हो जाएंगे। दो मुझे ये लगता है कि हार्डली ही कोई ऐसा लड़का होता होगा जो सीरियसली प्रिपरेशन करता है और वो एग्ज़ाम में जाने से पहले ये सोचता हो कि इस बार तो मेरा प्री निकल जाएगा। हर किसी को सेम प्रेशर रहता है, वो जितना आपको रहता है उतना ही एक फर्स्ट रैंकर को है, या प्री का जो फर्स्ट रैंकर है जो इस एग्ज़ाम में 130 भी लाया होगा 2018 में, उसको भी मतलब अंदर के अंदर एंजाइटी थी, उसको भी डर था कि मैं जो हूँ ये शायद एग्ज़ाम में पास ना कर पाऊँ प्री। ये अनसर्टेनिटी है और ये सबके साथ है। तो ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है और ये मेरे साथ ही होगा। तो इस चीज़ के लिए खुद को इन 55 डेज़ में प्रिपेयर करना है कि हाँ मेरे को उस टाइम कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम लिखना है। जो मेरे साथ हो रहा है वो बाकी सबके साथ भी हो रहा है, क्योंकि सब ह्यूमन बीइंग्स हो, सबका इमोशनल अटैचमेंट होता है एग्ज़ाम से, किसी भी चीज़ से। अलग अलग प्रेशर सबके ऊपर होते हैं, वो सब पे इक्वली काम कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो इन 55 डेज़ का हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि क्या क्या पढ़ना है हमें। दो चीज़ें हैं, यूज मतलब इन 55 डेज़ में क्या करना है, और दूसरी चीज़ है कि एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना है। सिंपल है, ये तो सबको पता है हमें। उसके बाद में कि हमें प्लान बनाना होता है पढ़ाई करने से पहले। कुछ भी काम स्टार्ट करो, प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास अभी भी हो सकता है कुछ लोग की प्लान नहीं होगा कि एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है। मेरे साथ पर्सनली ये होता था कि एग्ज़ाम से पहले कोई 3 बार प्लान बन जाते थे। आज प्लान बना और पता लगा नहीं हो रहा वो कोर्स, कहीं किसी पार्टी में चले गए, या कभी कोई फ्रेंड आ गए घर पे, वो तो बिन बुलाए आते हैं, और वो बिन बुलाए आते हैं आपके 3 घंटे ले गए, तो आपका उस दिन का प्लान तो चौपट है। उस दिन जो आप सोच रहे नहीं पढ़ सकते हो। ऐसे अगर 2-3 बार हो गया तो आप हफ्ते भर बाद में खुद को री इवेल्युएट कर रहे होते हो कि मेरी पढ़ाई कितनी हो रही है, तो आपको पता लगता है यार मेरा जो मैंने शेड्यूल बनाया था वो फेल है। आप वहाँ पे रीशेड्यूलिंग करो, और ये सबके साथ होता है, किसी कोई स्पेशल नहीं। बट हाँ, वहाँ पे आके ये नहीं सोचना है कि यार ये क्या हो गया, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है। अपनी पढ़ाई को रीशेड्यूल करो और रीस्टार्ट करो वहीं से। तो सबसे पहले कैसे पढ़ना है, और व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। जो भी अगर अभी भी आपने कुछ बुक्स वगैरह अगर नहीं सेलेक्ट की हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रख लो, अभी जो करना है कर लो सेलेक्ट। अभी यही नहीं कि एग्ज़ाम से 20 दिन पहले कोई फ्रेंड आके बोल रहा है कि यार वो बुक बड़ी ज़बरदस्त है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो किताब मत उठा लेना। आपने जो सोच समझ के एक बुक उठाई है, उस टाइम कम से कम आपने 2-3 घंटे या कम से कम 5-6 फ्रेंड्स से पूछ के ही पहले वाली बुक उठाई होगी। अभी एक फ्रेंड ने जस्ट 1 मिनट 2 मिनट के लिए बोल दिया कि यार उसमें से ये क्वेश्चन आया था, वो आया था, आप वो उठा के मत ले आना, क्योंकि जो पहले का आपका जजमेंट था वो आपने कुछ एनालिसिस करके ही लिया था। तो नई चीज़ लास्ट टाइम में कुछ नहीं पढ़नी है। अगर कुछ बुक नहीं लानी है, पढ़नी है, तो अभी ले आओ। अदर देन करंट अफेयर, करंट अफेयर की तो मार्केट में बुकलेट्स आती हैं, तो वो जैसे जैसे आती जाएंगी आप उनको पढ़ते जाएंगे। तो बाकी अगर कोई स्टैटिक पोर्शन है तो वो अभी से डिसाइड कर लेना कि आपको क्या क्या उसमें पढ़ना है। और जो भी बुक लाओ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसका देख लेना आप लोग कि क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इतनी मोटी बुक पढ़ सकता हूँ। अगर नहीं टाइम है, छोड़ देना उसको। और अगर गलती से कोई बुक है, आपको लगता है कि इस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ट्राई टू फाइंड आउट दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रीड ओनली दोज टॉपिक्स। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को मैंने देखा था कि वो इंडिया ईयर बुक शुरू शुरू में आते हैं, इंडिया ईयर बुक लेके आ जाते हैं और इंडिया ईयर बुक पढ़ रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से उनका आउटपुट इतना अच्छा है नहीं। उसके 2-3 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है जिसमें आई थिंक कुछ कि ये जो सिंबल्स हैं, इसमें से पूछा हुआ था एक बार कि वो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो वो 1-2 चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है, बस वो चैप्टर पढ़ो। वो भी कंसाइज वर्जन आते हैं मार्केट में, उनमें से वो चैप्टर पढ़ो और उसको बंद कर दो बस। तो ये है, कोई भी बुक उठाओ, कुछ भी उठाओ, टाइम और बेनिफिट एनालिसिस उसका करके फिर ही स्टार्ट करना उसको। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अलग से कुछ नहीं उठाना है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। उसके बाद ये सिंपल है, कुछ स्टैटिक पोर्शन है हमारा और कुछ हमारा ये डायनेमिक है जो हर साल चेंज हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे तो इस बार आया नहीं, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम आपके 2-3 दिन का काम बच गया। फिर भी अगर हो सके लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे एक बार उठा लेना, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट होगा, जो इकोनॉमी का पेपर बनाएगा, वो उसमें से कुछ पूछ सकता है आपको। तो उसको बहुत सीरियसली नहीं पढ़ना है,
अगर कोई छोटा वर्जन आपके पास है तो उसको जस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, जैसे जुडिशरी पे उन्होंने कुछ बोला था, उस टाइप के कुछ पॉइंट उठा के पढ़ लिए, सिर्फ उतना सा पढ़ लेना, बाकी इकोनॉमिक सर्वे पूरा नहीं पढ़ना है। अच्छी चीज़ है, कुछ कम हो गया। और इंडिया ईयर बुक का ओरिजिनल वर्जन तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कंसाइज वर्जन से एक दो चैप्टर हैं वो सिर्फ आप पढ़ लेना, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है उसमें। अब आप करंट अफेयर की बात कर लेते हैं अपन। करंट अफेयर में से एक ही सोर्स चूज करना, जो पर्सनली मेरे साथ हो रहा है, मैं उसके लिए उसको ये सोच रहा हूँ कि अगर उसको थोड़ा सा जर्नलाइज करूँ जो मेरे साथ हुआ है, तो लास्ट में आता है कि यार वो एक, हमसे तो ये वाला करंट अफेयर तो बड़ा है, हो नहीं रहा, उस कोचिंग का या उस चीज़ का एक छोटा सा मटेरियल आया इसी पे, वो पढ़ लेता हूँ। और फिर हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ पे जाते हैं। अब वहाँ पे उस पे जाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या होता है कि उस चक्कर में हम आधे टॉपिक रिपीट कर रहे होते हैं कि हाँ इस कोचिंग में ये पढ़ लिया, दूसरी कोचिंग का करंट अफेयर आ गया उसमें पढ़ा, तो पता लगा वो तो रिपीट हो गया वहाँ पे, तो वो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। करंट अफेयर की एक अच्छी बात ये है, इसको आप एक बार पढ़ो, एक बार उसको लास्ट में जाने से पहले रिवाइज करो, वहाँ पे क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं उसके। आप पॉलिटी में ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपने एक बार पढ़ा, एक बार उसको रिवाइज किया, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एनालिटिकल या थोड़ा सा डीप में से पूछ लेते हैं पॉलिटी में, तो वहाँ पे गलत हो सकता है। लेकिन करंट अफेयर में ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर सीधे आ रहे हैं तो वो एक बार पढ़ के एक बार रिवाइज करने से आ जाते हैं। और अभी लास्ट में आता है जैसे कि कुछ कोचिंग निकालेंगे कि PT 365 निकाल दिया, तो वो क्या है, उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं। आप ये कर सकते हैं कि आपने जैसे नवंबर से या जनवरी से जो करंट अफेयर की ईयरली मैगजीन्स पढ़ी हैं, अगर आपने वो पढ़ी हैं तो आप वो PT 365 वगैरह कुछ अगर ला रहे हैं तो उनमें से सिर्फ वो टॉपिक पढ़िए जो आपने वहाँ ओरिजिनल में नहीं पढ़े हैं, अदरवाइज़ उनमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। पूरी अगर आप PT 365 पढ़ोगे तो वही रिपीटेशन वाली चीज़ आएगी, आपको हर लाइन पढ़ रहे होगे, तो वो एक इश्यू रहेगा। तो इसलिए 365 PT वाली ला रहे हो या कुछ और भी जो भी कंसाइज वर्जन आ रहा है सिर्फ PT के लिए, उन चीज़ों को थोड़ा आप अपनी स्मार्ट स्टडी, आपको यही है कि आप उसके अंदर से चूज़ करें कि इसमें से क्या पढ़ना है, इसमें से क्या नहीं पढ़ना है। और इससे आपका इवन ब्रेन जो होगा ना खुद भी स्टिमुलेट होगा, मतलब कुछ ना कुछ वो नया कर रहा होगा ना, तो आपको पढ़ाई में आपकी एनर्जी बनी रहेगी। अदरवाइज रिपीटेशन होगा तो वो बोरिंग होगा, फाइनली लगेगा यार मैं अभी तक यही चीज़ बार बार पढ़ रहा हूँ, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन लाएगा, फिर वो एक नेगेटिव इमोशंस की साइकिल चलेगी। फिर आप सोचोगे यार आज का दिन ही ख़राब है, चलो चाय पी के आते हैं, और फिर चाय पीने गए, वहाँ पे दो दोस्त और मिल गए, वो भी आप ही जैसे थे कि चलो ठीक है, और पता लगा 2 घंटे, मैंने देखा है कि खुद का एक्सपीरियंस है, चाय की टपरी पे आते हैं, आधे घंटे 1 घंटे तक बात करके फिर फील होता है हाँ अब फ्रेश हुए हैं, अब ये फ्रेश नहीं हुए, तुमने वेस्ट कर दिया। 20 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम बहुत है, चाय पी के दोस्तों से बात करके अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का, जो पढ़ाई के कारण से हो चुका है, उसके आगे तो आपका टाइम वेस्ट है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और हाँ, एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर करंट अफेयर अभी तक किसी ने अगर नहीं पढ़ा है, या फिर उसको लग रहा है कि जी मेरी कमांड नहीं है, तो जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो जनवरी से लेके जो अभी तक का रिसेंट करंट अफेयर होता है ना, उसी में से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं, क्योंकि एक टीचर है जो पेपर बना रहा है वो भी तो डेली न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा है, तो उसके सामने जो अभी रिसेंट चीज़ है वही दिमाग में उसके बार बार क्लिक करेगी, जैसे अपने करती है। अभी अपने कोई चीज़ पढ़ी है वो हमें याद रहती है, पुरानी वाली नहीं रहती है। सेम ही जो पेपर सेट कर रहा है उसके साथ भी यही है, उसको नहीं उसको ये रिमोट मेमोरी में है कि अगस्त में क्या हुआ था, हो सकता है वो उस डिपार्टमेंट से हो या बार बार उस चीज़ के बारे में पढ़ रहा हो, तो वो वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अदरवाइज काफ़ी क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो रिसेंट करंट अफेयर से आते हैं। तो आप पढ़ते टाइम ये ध्यान रखें कि जनवरी से जो अप्रैल तक का आपका या मई तक का जो भी करंट में टॉपिक्स रहेंगे उनको पहले कर लें, क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे होगे ना उसको दिल लगा के और समझ के पढ़ रहे होगे। लेकिन जो आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले अगर कोई नया बुकलेट उठाते हो करंट अफेयर की, तो आप उसको भागने की सोच रहे होते कि कैसे जैसे इसको कंप्लीट करें, तो उसमें क्या होगा, आपका दिमाग कम लगेगा, और अगर दिमाग कम लगेगा उसमें तो वो रिटेंशन भी कम रहेगी। ठीक है, तो वो हमें अप्रैल या मार्च वाले करंट अफेयर के साथ नहीं करना है, उसको तो हमें टाइमली अच्छे से ही पढ़ लेना है। तो आप अगर रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको, यानी जनवरी से अप्रैल पढ़ा, उसके बाद आप सितंबर टू दिसंबर या अक्टूबर टू दिसंबर, जहाँ तक आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है, बाकी के टॉपिक में लास्ट में कुछ और, अगर जैसे कि मैंने बताया कि PT वाले वैसे कुछ आ जाता है तो उनमें से देख लूँगा, तो आप ये कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि करंट अफेयर को ऐसे नहीं कि जी मैंने पिछली जुलाई से उठा लिया, मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार मैंने पढ़ दिया, अगली बार मैंने करंट अफेयर उठाया,
जुलाई से दिसंबर तक पहुंचा, तब लगा अब मेरे पास करंट अफेयर के लिए टाइम नहीं है, मेरा स्टैटिक पोर्शन तो रह गया। तो फिर आइदर तो आप उसको बिल्कुल सरफेस सरफेस में पढ़ के भाग जाते हो, या फिर आप उसको छोड़ देते हो। तो उस कंडीशन के अंदर करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। और अगर वो बुकलेट्स में से आ रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उनमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, तो आप वहाँ पे पिछड़ जाते हो, क्योंकि बाकी सब लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और ठीक अटेम्प्ट करेंगे। इस एग्ज़ाम में ऐसे 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑलमोस्ट सबको आ रहे होते हैं। बाकी 30 के आसपास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े डाइसी से होते हैं कि यार अगर कोई दिमाग लगाएगा या जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएगा। बाकी 20 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनमें अपने चारों ही ऑप्शंस का आइडिया ही नहीं होता कि यार ये है क्या। तो वो जो 30 क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो आपके चांसेस बनते हैं अच्छे सिलेक्शन होने के, आप क्लोज जा रहे होते हो। और अगर जो 50 क्वेश्चन जो सब सही कर रहे हैं उनमें से अगर आपका कुछ गलत होता है ना, तो आप सिलेक्शन होने से पीछे जा रहे हो। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको वो 50 क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं, और उन 30 में से कुछ ना कुछ ऐसा अटेम्प्ट करना है कि वो आपका सिलेक्शन करवाए वहाँ पे। ठीक है, तो करंट अफेयर का हो गया और दूसरी करंट अफेयर को रिवाइज जरूर करना है। इसमें से 15-20 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और अगर आपने एक बार भी उसको, इसकी अच्छी चीज़ यही है कि बहुत जल्दी रिवाइज होता है। और मतलब कहने का मतलब कि एक बार रिवाइज कर लिया, वहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये आंसर है। मेंस में क्या होता है आपको कि आपको रिकॉल करना होता है सब कुछ, मैंने ये पढ़ा था, तो उसके अगर 5 पॉइंट हैं, आपको पाँचों पॉइंट रिकॉल करने हैं, वहाँ लिखने हैं। यहाँ पे आपको पाँचों पॉइंट दिए होंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से एक रिकॉग्नाइज करना कि हाँ आंसर ये है। और ह्यूमन ब्रेन की ये टेंडेंसी होती है कि आपको रिकॉल चीज़ें आसानी से हो जाती, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, रिकॉग्नाइज चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, रिकॉल नहीं होता। फॉर सिंपल एग्जांपल, जैसे मैं इनको, आपका नाम क्या है? आपका नाम? गुरकीरत। अब मैंने आज गुरकीरत को देख लिया, अब अगर मैं 1 महीने बाद कभी आऊँगा तो मेरे को ये लगेगा कि हाँ यार इस बंदे को कहीं मैंने देखा है, ये गुरकीरत नाम याद नहीं आएगा मुझे। तो यानी रिकॉल नहीं कर पाया हूँ मैं इनका नाम, लेकिन इनको रिकॉग्नाइज कर पाया हूँ। सेम हमारे ब्रेन की टेंडेंसी एमसीक्यूज में भी है, जो मेंस में होता है वो रिकॉल करना होता है, यहाँ पे हमें रिकॉग्नाइज करना होता है। तो हम रिकॉग्नाइज बड़ा आसानी से कर लेंगे, रिकॉल करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप करंट अफेयर को एक बार फ्लिप कर दोगे ना, तो वहाँ पे वो सिंपली दिए होते हैं, तो आप आराम से उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर में ये चीज़ काम आएगी कि बस एक बार फ्लिप कर लेना, उसको बिना रिवाइज किए जाना मत। अच्छा, न्यूज़पेपर, ये एक हर कोई इसके ऊपर कंफ्यूज रहता है कि कब पढ़ें कब ना पढ़ें, प्री से पहले पढ़ें कि ना पढ़ें। और हर कोई ये तो बोलता है कि प्री से पहले न्यूज़पेपर पढ़ना कम कर देना थोड़ा, कि अपने जितने आवर्स देते हो उससे थोड़ा कम ही कर देना। ठीक भी है, क्योंकि पहली चीज़, न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ होती है इस टाइम, जो अगर आप इस टाइम छोड़ देते हो कि नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, 2 घंटे में न्यूज़पेपर को नहीं दे सकता, मैं आधे घंटे ही देख सकता हूँ, अच्छी बात है, दे दो आधा घंटा। और क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ होती हैं वही आपको करंट अफेयर में मिल जाती हैं। करंट अफेयर में वही न्यूज़ होती हैं, वही एक तरह कॉम्पिलेशन सा होता है कि न्यूज़ पेपर्स में क्या आ रहा है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा फिर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। और पर्सनली स्पीकिंग कि अगर लास्ट का 1 महीना है, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, आपकी प्री की प्रिपरेशन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये फैक्ट है। अगर आप लास्ट के 1 महीने, हमें ये क्या होता है, हम एडिक्ट हो जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के, लास्ट तक जाते जाते वो सुबह डाल जाता है और हम बाउंड होते हैं कि उसको एक बार तो खोल के पढ़ेंगे। और इस टाइम तो प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो सबसे ऊपर ही लिखा आता है मोदी जी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया, वो हमारे लिए कम्प्लीटली यूजलेस हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें कहीं यूज़ नहीं आनी। तो वो हमें अट्रैक्ट भी करता है, और दूसरी चीज़ एक हमारी आदत भी पड़ चुकी है। तो ट्राई करो कि ज़्यादा न्यूज़पेपर को टाइम अब ना दो। मेंस के अंदर न्यूज़पेपर की बहुत वैल्यू है, प्री के अंदर इस टाइम कम वैल्यू हो जाती है, पहले थी। मतलब कि अगर आप जनवरी में पूछ रहे होते तो मैं कहता आपको कि हाँ जी न्यूज़पेपर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बट अब थोड़ा आप इसको कम कर देना है आपको टाइम, स्पेशली अगर कुछ आ गया, कुछ नया लॉ आ रहा है, वो भी पॉसिबल नहीं है, इलेक्शन है, कोई नई स्कीम वो भी पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट के कोई प्रोग्राम वो भी नया पॉसिबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन एंगल ऑफ न्यूज़ ये आ सकता है, इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, इलेक्टोरल प्रोसीजर चल रही है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपके प्री के अंदर भी जो इलेक्टोरल पॉलिसी पॉलिटिक्स है उसमें से कुछ आ जाए आपको, क्योंकि जो पेपर सेट करने वाले वो भी तो देख रहे हैं ना सब कुछ। तो कि अभी किसी चीफ मिनिस्टर ने कुछ बोल दिया ऐसा,
आर्मी के बारे में, तो कि कोई बोल सकता है कि नहीं, नहीं बोल सकता तो क्यों नहीं बोल सकता, गवर्नर बोल सकता है कि नहीं, तो ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, स्टेट पार्टीज़ कैसे डिसाइड होंगी, नेशनल पार्टीज़ कैसे डिसाइड होंगी, तो ये हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है उस वाले पार्ट को आप देख जाना, क्योंकि ये होता है कई बार कि जो चीज़ें चल रही होती है रिसेंट में, उनमें से प्री में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में ये है कि पढ़ना कैसे है, ये तो सबको बता देते हैं कि हाँ जी हमें पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क ये भी सब बताते हैं कि हाँ जी हमें स्मार्ट वर्क ही करना है, तो स्मार्ट स्टडी करनी है। अब स्मार्ट स्टडी का मतलब मैं जो खुद को मेरे को समझ में आता है वो ये है, ये कोई डेफिनेशन कहीं से ली नहीं है, जो मेरे को समझ में आया कि एक तो हमें टॉपिक समझ में आ जाए। अगर हम बस पढ़ रहे हैं, अगर हमें टॉपिक की समझ नहीं है, तो वो स्मार्ट स्टडी तो कभी हो नहीं सकती वो। दूसरी चीज़, काफ़ी आपको, आप हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे, ऑलमोस्ट सब कुछ ही लगता है तो सभी मेमोराइज करना है कि कोई भी मूवमेंट कब हुए, ट्राइबल मूवमेंट्स कब हुए, क्या कुछ हुआ, वो सब मेमोराइज करना होता है। तो हम अपने, क्योंकि अपने का मेन टारगेट जो है ना वो है एग्ज़ाम निकालना, उसके लिए हमें जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़े वो सब स्मार्ट स्टडी में ज़रूरत मानेंगे उसको। तो मेमोराइज कर सकें हम फैक्ट्स को लिमिटेड टाइम में। आज आप एक टेबल रट लोगे कि ट्राइबल मूवमेंट्स की टेबल रट ली, अब हमें क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें याद हो गया है वो, और याद हो गया तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है अब तो मैं ठीक कर दूंगा ये, और अगले दिन 3-4 दिन बाद में हम उस टेबल को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, हमें पता लगता है हमें आधे भी नहीं याद है उसमें से। तो उसको कैसे मतलब उस हर्डल को कैसे क्रॉस करना है, ये इंपॉर्टेंट है स्मार्ट स्टडी में। और अननेसेसरी टॉपिक्स आपकी बुक्स में बहुत दिए हुए होंगे। आप अगर पॉलिटी उठाओगे, पॉलिटी की हर बुक के लास्ट में एक तो चार्ट सा दिया हुआ है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स कौन कौन से, काफ़ी उनमें काम के होते हैं, काफ़ी उनमें से यूजलेस होते हैं। तो धीरे धीरे अब पॉलिटी की बुक है, उसमें स्टार्ट होती है लक्ष्मीकांत, पहला एक पैरा दिया होता है, उसमें हार्डली 2-3 इन्फॉर्मेशन काम की होती है, बट पर्सनली स्पीकिंग मेरे को लगता है कि वो आपकी एक उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसको एक बार पढ़ ज़रूर लेना, कभी भी पढ़ो, मैं तो उसको कभी वेस्ट तो नहीं मानता था, क्योंकि 17 या 2017 में शायद काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो समझ ही नहीं आ रहे थे कि यार पॉलिटी में ये पूछ क्या रहे हैं, कि इक्वलिटी, प्रिविलेजेस की अब्सेंस होना, ये वो लोगों ने सीधे सीधे कहीं पढ़े नहीं थे, वो लक्ष्मीकांत में दिए हुए नहीं थे। अभी अभी वाली में है क्या वो सब चीज़ों के बारे में दिया है अभी वाली लक्ष्मीकांत में? अभी भी नहीं दिया। चलो ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस जो थे, वो शुरू वाली जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, उसको पढ़ने से थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग बनती थी उससे कि हाँ कैसे उनको किया जा सकता था उन क्वेश्चंस को। तो बाकी आपको पता है कि बुक्स में क्या क्या चीज़ें यूजलेस होती हैं। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं मंथली मैगजीन्स, उसमें एक इंट्रो दिया आता है, एक कंक्लूजन दिया आता है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो हार्डली यूजफुल होते हैं, उनमें कुछ खास होता नहीं है प्री का। और बाकी अगर कोई स्टेटमेंट दिया है किसी का या कुछ और, ज्योग्राफी की बुक है, उसके अंदर वो जो इकोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं वो इतने पुराने हो चुके हैं कि उनकी आधी इन्फॉर्मेशन तो आउटडेटेड हो चुकी है। ज्योग्राफी की बुक्स में आपने देखा होगा ना, एनसीईआरटी की बुक में, तो वो सब चीज़ें यूजलेस, तो उनको आपको छोड़ना है कि अवॉइड करो उन चीज़ों को जो कि अननेसेसरी टॉपिक्स हैं और जिनमें से यूजुअली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक कितनी बार पूछा गया है और कौन से टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करना है, क्योंकि ये अननेसेसरी टॉपिक पढ़ोगे तो आपको टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा कि आप बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, और फाइनली हमारा एम तो ये है कि मैक्सिमम आउटपुट हम एग्ज़ाम में कैसे दें। अगर हम उस एम में फेल हो जाते हैं तो कोई स्टडी स्मार्ट स्टडी हो नहीं सकती यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट हो सकती है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं हो सकती। अब ये है कि चलो ठीक है, अब इसको करना कैसे है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाँ जी स्मार्ट स्टडी तो करनी है, लेकिन इसको करनी कैसे है। तो मेरे को जो समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप डेली, वीकली, मंथली प्लानिंग जरूर कर लें, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो मैंने जैसे यहाँ पे आगे लिखा है कि एक तो आपकी स्टडी ऑर्गेनाइज्ड होती है, आपको पता होता है कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी चीज़ कितने दिन में ख़त्म करनी है, और कब मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा, कब मेरे को रिवीजन करना है, कब अगर सेकंड रिवीजन करना है तो कब करना है। तो इसमें आपके एक एक दिन का आपको पता होता है कि नेक्स्ट डे मेरा कहाँ जाने वाला है। और दूसरी चीज़ इसमें आप जब भी आप पर्सनल एडवाइस, जब भी आप भी कुछ भी पढ़ो, रात को सोने से पहले जब आप बेड पे लेटे होते हो, एक बार एनालिसिस ज़रूर कर लो खुद का कि क्या मैं आज मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ है। ये दो बेनिफिट करेगा, एक
आपको मोटिवेट करेगा नेक्स्ट डे सुबह उठ के पढ़ने के लिए। और दूसरी चीज़, अगर आपने नहीं पढ़ाई करी है तो ये आपको खुद ही गिल्टी फील करवाएगा कि यार तू कर क्या रहा है ना। तो ये आपको ओवरऑल क्या करेगा, आपको आपके टारगेट की तरफ पुश करेगा। जो रात को सोने से पहले एक बार सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लो रोज़। तो ये आपको सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आप करके देखना है इसको। और सेम ही काम अगले दिन मॉर्निंग में करना है। उठो, उठ के जब बेड से उठने से पहले ये डिसाइड कर लो कि हाँ यार आज मेरे को मॉर्निंग में, मतलब आज के पूरे दिन का मेरा ये प्लान होना है। बट ये तब मत करना कि जी मैं उठ गया हूँ, अलार्म बोल चुकी है, अब मैं रजाई में सो रहा हूँ और मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ कि आज के दिन में मेरे को करना क्या क्या है। वो नहीं करना है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपका आलस दिखाएगा कि जी मेरा उठने का मन नहीं हो रहा है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सेल्फ एनालिसिस बार बार करते रहें, और ये तभी हो पाएगा जब आपके पास प्लान है। प्लान नहीं है तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे को क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था। थर्ड चीज़, ये डिसिप्लिन भी लाएगा आपके इसके अंदर, कि आपको पता है कि आज अगर आपका डेली का प्लान बना हुआ है ना, तो आप वी ऑल रीड इन सेशंस कि मॉर्निंग सेशन में हमने कुछ पढ़ा है, आफ्टरनून सेशन में कुछ पढ़ा है, नाइट में कुछ पढ़ा है। तो अगर आपका डेली का प्लान होगा ना, तो आपको हर सेशन का आइडिया होगा कि हाँ ये जो 3 घंटे में कंटिन्यूसली रीड करने वाला हूँ, इनमें को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आपको एक डिसिप्लिन आएगा डेली कि हाँ मेरा खाने का टाइम ये है, मेरा डिनर का टाइम ये है, मेरी टी ब्रेक मेरा इतने बजे से इतने बजे तक होगा। ये तभी आएगा जब आपके पास डेली का एक प्लान होगा। अगर आपके पास डेली का प्लान नहीं है ना, आपने ये सोच लिया कि मैं जो हूँ आज मेरे को जो ये फिजिकल ज्योग्राफी है वो हाफ ख़त्म कर देनी है, ये आपने एक टारगेट बनाया, एंड नाइट में आप सोने से पहले पाओगे कि जी नहीं हुई, बिकॉज आपका पर सेशन का टाइम टेबल है ही नहीं। अदरवाइज आप बनाओगे कि इस चैप्टर को इतने बजे तक, इस चैप्टर को इतने बजे तक, इस चैप्टर को इतने बजे तक। अगर आप ये करोगे तो ही आपको पता लगेगा कि हाँ हर 2 घंटे में आपके दिमाग में टिक टिक हो रही होगी कि बेटा ये चैप्टर एंड हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्यों नहीं हुआ, या तो आपके जो प्लानिंग के पार्ट मतलब फॉल्ट था कि आपको ये पता ही नहीं था कि मैं कोई चीज़ कितनी देर में पढ़ सकता हूँ, या फिर ये हो सकता है कि आपने कहीं टाइम वेस्ट किया है। तो वो आपको खुद को ही एनालाइज करवाता रहेगा। तो अपना एक प्लान ज़रूर रखना कम से कम। और फाइनली अगर आप अपने प्लान को कंप्लीट कर पा रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म देगा कि हाँ यार इस बार मैं जो हूँ अप्रोप्रिएटली स्टडी कर पा रहा हूँ, तो मेरा प्री निकल जाएगा। ये आपके अंदर से आवाज़ आएगी इफ़ यू आर एबल टू कंप्लीट अकॉर्डिंग टू योर प्लान। ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये सबको पता है कि आपको क्या है कि हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है टॉपिक्स को। ये तो सभी लोग करते होंगे ना, क्योंकि यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप बिना अंडरलाइन किए पढ़ रहे हैं और फिर सेकेंड टाइम उस कुछ चीज़ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर तो आपको कंप्लीट वो बुक दोबारा से पढ़नी होगी सेकेंड टाइम, और वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आई होप कि सब लोग अंडरलाइन तो करते हैं, बट इसमें रिवीजन फास्ट होता है, कंसंट्रेशन आपकी इंप्रूव होती है, और टॉपिक जो होते हैं उनकी रिटेंशन भी अच्छी रहती है, याद भी रहते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अंडरलाइन कर रहे होते हो ना, तो आपको पता होता है कि इस बुक में क्या लिखा है, अच्छा ये चीज़ लिखी है, वो अंडरलाइन कर रहे होते हो। कई बार जब आप थक जाते हो तो पता होता है कि जी हम अंडरलाइन कर रहे हैं, पूरी बुक अंडरलाइन कर डाली, और फिर फाइनली उसको पैरा एंड हुआ, फिर हमने रिवैल्यूट किया कि इस पैरा में मैंने पढ़ा गया है, तो पता लगता है मुझे कुछ पता ही नहीं है पढ़ा गया है। तो ये आपको ये भी बता देगा अंडरलाइन करना कि हाँ आपकी अटेंशन जो है वो कहीं दूसरी जगह जा चुकी है। तो फिर आप दोबारा से अपने दिमाग को फोकस वहीं पे ला सकते हो, जैसा मेडिटेशन में करते हैं ना कि आपने आंख बंद की, मेडिटेट किया, थोड़ी देर बाद ब्रेन कहीं और चला गया, उसके बाद आप कॉन्शियसली उस ब्रेन को वापस मेडिटेशन पे ला रहे होते हो। सेम चीज़ है, बुक पढ़ना भी एक मेडिटेशन ही है कि आप अगर अंडरलाइन करते हो तो आपको ये आइडिया रहता है कि हाँ मेरा दिमाग कहीं और जा चुका है, आप उसको वापस वहाँ पे रिकॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता तो लग गया कि जी अंडरलाइन करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि अंडरलाइन करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मैं पर्सनली बताऊं, मैं जब पहली बार पढ़ रहा था मैं बहुत अंडरलाइन करता था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को लगता था यार ये भी मुझे नहीं पता, ये भी मुझे नहीं पता, ये भी मुझे नहीं पता। तो उस चक्कर में होता क्या था, फाइनली पूरी बुक अंडरलाइन है, हार्डली वो जो इंट्रो या कंक्लूजन वाले पार्ट होते थे वो ही छूटते थे। सेकंड जब मैंने रिवाइज़ किया तब मेरे को लगने लगा कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया उसमें से अंडरलाइन। ठीक है। और फाइनली जब पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते फाइनली तो फिर मैं डायग्राम बनाने लग गया कि हाँ चलो ये मुझे पता है, मैं सिर्फ ये डायग्राम देखूंगा भाग जाऊंगा, डायग्राम देखूंगा गायब वहाँ से, उससे मैं वो पेज ख़त्म। तो उससे क्या होता है, आपका रिवीजन क्विक होता है, और आप जो अगर खुद डायग्राम बना रहे हो तो वो इटसेल्फ एक अश्योरेंस है कि आपने उस टॉपिक को समझ लिया है, आपको उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है आपकी।
then only you can prepare diagrams. So underlining is important, and it is more important what to underline and what not to underline. Okay, उस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। और क्या अब क्या हो गया, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि स्मार्ट स्टडीज़ के मेरे ख्याल से और आगे क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट एंड मेकिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम्स। ये मैंने अपनी बुक से, जो मेरी एनसीईआरटी की बुक थी उसी का ये है। तो ये मैं पढ़ रहा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसके अंदर ये लेपोलिथ, फैकोलिथ, डाइक, सिल और इतने ज़्यादा इरिटेटिंग वर्ड्स आते हैं। फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी अगर कोई पढ़ रहा है, जिसकी ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं है, उसके लिए वो हेडेक होता है कि ये क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें से, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रहा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। फिर जब इसको, उस टाइम तो चलो प्री निकल गया, फर्स्ट टाइम तो वैसे भी लास्ट में स्टार्ट किया था, तो सेकेंड टाइम जब मैं बैठा तब मैंने इनको सबको समझने के लिए अपने हिसाब से पूरा मैंने पैरा पढ़ा, दैट व्हाट द राइटर वांट टू से, उसको एनालाइज करा, एक खुद का डायग्राम बना लिया यहाँ पे। उस पर मैंने लिख दिया कि कॉन्वेक्स बॉडी, टॉप ऑलमोस्ट फ्लैट, एंड ये हो गया बैथोलिथ, मीन्स नीचे बैथोलिथ से जुड़ा होता है, जहाँ जितना भी अपना मैग्मा का सोर्स होता है वो जब मतलब कंडेंस्ड हो जाता है, कूल हो जाता है, तो वो बैथोलिथ होता है। कि हाँ, बैथोलिथ से जितने भी जुड़े होते हैं आपके कोई भी मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, वो फाइनली नीचे बैथोलिथ बनाता है। कि वो सोर्स था कभी सोर्स हुआ करता था वो मैग्मा का बहुत बड़ा, तो इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। उसके ऊपर ये लैप जैसा है, इट्स लाइक ए लैप, कि कॉनकेव है, सॉसर सेफ है, सो इट्स लेपोलिथ। फिर जैसे आगे दूसरा वर्ड आता है फैकोलिथ। तो व्हाट इज़ फैकोलिथ? तो फैकोलिथ के अंदर आप इस पैरा को जब रीड करोगे तो आपको पता लगेगा कि वेवी सेफ के अंदर होता है, और कहीं पे कॉन्वेक्स होता है, कहीं पे कॉनकेव होता है। तो सेम मैंने ऐसे इसका एक डायग्राम बना लिया कि हाँ, दीज आर मीन्स इन जो आपकी रॉक्स हैं अंदर, उनका मतलब कि वेवी किस टाइप से वो वेवी हैं, ये वो बना रखा है। और ये कि जो कॉन्वेक्स शेफ के अंदर इसके अंदर रॉक्स हैं, यहाँ पे कॉनकेव शेफ के अंदर है। तो ये एक डायग्राम बन गया। तो फैकोलिथ आते ही मेरे दिमाग में डायग्राम आ जाता है कि हाँ ये डायग्राम है। और अगर एमसीक्यू के अंदर उससे रिगार्डिंग कोई लैंग्वेज दी हुई होती है, देन आई कैन रिकॉग्नाइज इट कि हाँ ये वही इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, चाहे क्योंकि इसने कुछ और लिखा होगा डेफिनेशन के बारे में, किसी दूसरी बुक में जाओगे तो हो सकता है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो, लेकिन अगर आपके डायग्राम आपके मेमोरी में है तो आप उन दोनों को कोरिलेट कर सकते हो लैंग्वेजेस को। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम बना सकते हो। इसको आप ट्रिक की तरफ यूज कर सकते हो। लेपोलिथ मीन्स कॉनकेव जी सेफ हो गया, और फैकोलिथ इट्स लाइक एफ। आप एक यहाँ पे अगर एक बार बना दोगे तो ये एफ हो गया, एफ फॉर फैकोलिथ। तो ये आपको याद होगा कि एफ मीन्स वेवी, और लेपोलिथ, लेप मीन्स लेपोलिथ। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम्स के बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो आपका रिवीजन बड़ा फास्ट होगा, ये आपको अश्योर कर देगा कि आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है। और तीसरी चीज़, आपका क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम से पहले आपको ये पूरा पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस डायग्राम देखोगे और आप ये पैरा खत्म हो जाएगा डायग्राम देखते ही। क्योंकि डाइक नॉर्मली सबको पता है कि ये एक वर्टिकल मतलब लावा का ही वो एक्सटेंशन रॉक बनी हुई है जो वर्टिकल शेप के अंदर है। सीट का वर्ड इटसेल्फ बताता है कि हाँ सीट्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होनी है। तो बाकी सब चीज़ें ये जो कंफ्यूजिंग हो सिर्फ उन्हीं के डायग्राम बनाना, जो चीज़ें इजीली अंडरस्टैंडेबल हो आपको पता है उनके डायग्राम ज़्यादा मत बनाना, वरना इतने सारा आपकी बुक की दूसरी लिख दोगे आप तो वहाँ पे। उसके बाद भी जैसे ये भी एक एनसीईआरटी का ही ज्योग्राफी का डायग्राम है। आपने एक पैरा पढ़ा, उसके साइड के अंदर आपको एक डायग्राम मिला, उस पैरा के अंदर वो डायग्राम ही एक्सप्लेन्ड है दैट इसके अंदर ये है कि हाँ मतलब कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर लेयर्स कौन कौन सी हैं, तो वो लेयर बना रखी है इन्होंने। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है कि कौन कौन सी लेयर्स कहाँ हैं। इससे पहले एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें सब कुछ बता रहा होगा, यही कोर दोबारा से लिखा होगा, यही मेंटल, यही क्रस्ट लिखा होगा, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, ये सब जब आप वहाँ पे पढ़ोगे और फाइनली जब आप लास्ट में पहुँचोगे तो कंफ्यूज फील करोगे अपने आप को कि ये लिथोस्फीयर क्या था, एस्थेनोस्फीयर क्या था, इसके अंदर मेंटल लिथोस्फीयर का पार्ट है कि नहीं, ये सब आप कंफ्यूज फील करोगे। आप जब वहाँ पढ़ो, यहाँ पे इसी के कॉर्नर में डायग्राम में थोड़ी सी इसने नेमिंग कर रखी है, आप थोड़ी सी नेमिंग अपनी तरफ से कर दो इसके अंदर। लाइक लिथोस्फीयर की थिकनेस कितनी है, तो 200 किलोमीटर, ये मैंने बुक में देखा कि हाँ 200 किलोमीटर है। देन आई रोट डाउन हियर, पूछ लें अगर लिथोस्फीयर की थिकनेस, तो
मैं उसको रिप्रोड्यूस कर पाऊंगा वहाँ पे तुरंत। उसके बाद में जैसे कि एस्थेनोस्फीयर कितनी डेप्थ तक होता है ओवरऑल, तो मैंने यहाँ इसके कॉर्नर में यहाँ लिख दिया था 400 किलोमीटर। मतलब एस्थेनोस्फीयर 400 किलोमीटर है सरफेस से तक है। और एस्थेनोस्फीयर क्या है, सोर्स ऑफ मैग्मा इन वोल्केनोज, ये मैंने लिख दिया। अपन पढ़ते हैं ना कि जो अपना लिथोस्फीयर है वो एज ए प्लेट का काम करता है, और वो एस्थेनोस्फीयर जो कि सेमी मोल्टन है उसके ऊपर स्लाइड करता रहता है। तो सेमी मोल्टन है वही आपका मैग्मा बनाएगा और वही लावा के रूप में बाहर निकलेगा। मैग्मा जो अंदर होता है वो मैग्मा होता है, जब वो वेंट से बाहर आता है तो हम उसको लावा बोलते हैं। चीज़ एक ही होती है वो। तो इस हिसाब से पता लगा कि हाँ ये एस्थेनोस्फीयर है। फिर मैंने जैसे लिक्विड लेयर है यहाँ लिख दिया कि जी ओनली। अपने को कई बार कंफ्यूज होता है कि यार लिक्विड लेयर कौन सी होती है, तो आपने ओनली लिख लिया, दैट मीन्स कि एक ही लेयर है जो लिक्विड है और कोई लिक्विड लेयर नहीं है अर्थ के इंटीरियर में। सो आपको ये अगली बार आ जाएगा कि हाँ कोर के अंदर ही सिर्फ लिक्विड होता था और कहीं नहीं होता था। तो इस हिसाब से आप जितनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे रखी है ट्राई करो, इस डायग्राम में लिख लो। इसको रिवाइज करना कहीं आसान होगा रादर देन पैरा बार बार पढ़ना, क्योंकि डायग्राम आप फिर भी देखोगे, डायग्राम देखने में टाइम जाएगा, पैरा पढ़ने में भी उतना ही टाइम आपका वेस्ट होगा। तो बेटर है एक ही जगह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और ये विजुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको बेटर रिकॉल हो पाएगी वहाँ पे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे आप बेटर अगर विजुअल इन्फॉर्मेशन है तो। ह्यूमन ब्रेन का एक ये सॉरी ह्यूमन ब्रेन का क्या होता है कि आप अगर डिफरेंट सोर्सेस और डिफरेंट टाइप से अगर कोई इन्फॉर्मेशन देते हो तो वो बेटर उसको एसिमुलेट कर पाता है, यानी मेमोरी बेटर होती है। आप 5 चीज़ें सुनोगे, 5 चीज़ें पढ़ोगे और 5 चीज़ें देखोगे, तो आपको 15 की 15 मेमोरी के अंदर रजिस्टर हो जाएंगे आपके। बट अगर आप 15 चीज़ आप पढ़ोगे तो 15 की 15 रिकॉग्नाइज वो रजिस्टर नहीं होंगी ब्रेन में, क्योंकि हर जो भी आपकी मतलब वेज होती हैं किसी इन्फॉर्मेशन के आपके ब्रेन में जाने के, अगर वो जितने डिफरेंट होंगे मेमोरी आपकी उतनी ही ज़्यादा अच्छे से बन पाएगी। तो जैसे ये डायग्राम है ये आपको एक विजुअल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये आप जब पैरा पढ़ रहे होते हो तो एक रीडिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। सो वो बाकी इन्फॉर्मेशन जैसी है वो शायद उतनी अच्छे से रजिस्टर ना हो, ये आपको एक विजुअल इन्फॉर्मेशन है, ये एक दूसरे तरीके से जाके रजिस्टर होगी ब्रेन में, जिसके लिए दिमाग खाली पड़ा है अभी, क्योंकि हम सारी पढ़ाई वाली इन्फॉर्मेशन ही ले रहे हैं, विजुअल वाले एरिया हमारा खाली है मेमोरी, तो उसको अपन यूज ले सकते हैं, ऐसे ये समझ सकते हैं। उसके बाद में ये शायद आपको इस पे क्या लिखा है हार्डली नज़र आ रहा होगा क्योंकि काफ़ी छोटा हो गया। अच्छा, ये अपन ने जो दो चीज़ें देखी ना कि कंसेप्चुअल डायग्राम बना लें या कुछ कहीं पे पैरा में कुछ दिया है वहाँ पे लिख लें, अगर ये आपको ज्योग्राफी में अच्छे से काम आ सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी काफ़ी डायग्राम्स के थ्रू ही समझाने की कोशिश करी जाती है, तो वहाँ पे आपको ये यूज़ आ जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आप पॉलिटी के अंदर जी डायग्राम बना सकते हो, नहीं बना सकते, वहाँ पे कम ही ऑप्शन है। टेबल बना सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन, उसके बाद में आपका जुडिशरी, उसके बाद में आप जितनी भी बॉडीज़ हैं उनके कि कौन सा रिटायरमेंट के बाद में कोई दूसरा जॉब उसको दिया जा एम्प्लॉयमेंट के लिए अब एलिजिबल है, कौन सा नहीं है, किसकी सैलरी डिसाइडेड होती है, किसकी सैलरी डिसाइडेड प्री डिसाइडेड नहीं होती है, और किसको इजीली रिमूव करा जा सकता है, किसका रिमूवल का पैटर्न क्या है। वो क्या होते हैं कि इतने कन्फ्यूजिंग होते हैं कि आप उनको अगर मतलब अलग अलग साइलोस में पढ़ाएंगे ना, कि जैसे मैंने अभी इलेक्शन कमीशन पढ़ लिया और उसके बाद में मैं ये ले रहा हूँ कि आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ले रहा हूँ, तो फाइनली आप जब 4th 6th 7th कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ रहे होते हो तब तक वो सारे आपस में मिक्स हो चुके होते हैं। बेटर है उनको एक टेबल में फॉर्म बना करके आप टेबल में पढ़ लें। तो मेरा कहने का मतलब ये डायग्राम वाला पैटर्न आपको यहाँ काम आ सकता है। बाकी पॉलिटी को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा एक दूसरा तरीका यूज लेना होगा। पॉलिटी में क्या होता है कि ये मेरा पहला पॉइंट है कि री रीड व्हेन कंफ्यूज्ड। आपने पढ़ा कि पंचायती राज इलेक्शन पढ़ना स्टार्ट किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया था पंचायती राज, तो आपने उसमें देखा कि हाँ पंचायत के बारे में मैंने पढ़ लिया कि चेयरमैन की और क्या बोलते हैं उसको मेंबर की सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं पहले से ही, और मतलब वो ये जो आप देख रहे हो ये है कि मैंडेटरी प्रोविजंस, ये जो फोर्स है यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इससे ऊपर मैंडेटरी प्रोविजंस थे पंचायती राज के, और यहाँ पे आ रहे हैं वॉल्यूंट्री प्रोविजंस। मैंडेटरी प्रोविजंस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, कि जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना करके एक स्ट्रक्चर दे दिया कि ये स्ट्रक्चर रहेगा पंचायती राज का, ये हम आपको दे रहे हैं, ये मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, इसको फिलअप करने का काम आपका है। तो वो हो गए जो फिलअप करने वाली चीज़ें थी, वो हो गई वॉल्यूंट्री प्रोविजंस जो कि स्टेट बनाएगा। स्टेट वाइज वेरी करेगा कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा कि नहीं,
पंचायती राज में। स्टेट डिसाइड करेगा कि एमपी एमएलए जो होंगे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मेंबर होंगे कि नहीं होंगे। तो पावर क्या होंगे पंचायत के, किसी स्टेट में कुछ पावर है, किसी स्टेट में कोई पावर ही नहीं है। तो वो भी कौन डिसाइड करेगा? स्टेट। क्यों? क्योंकि स्टेट की और सेंटर की यही बेसिकली फाइट हो रही थी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कि पंचायत को क्या क्या पावर्स दिए जाएंगे। तो जैसे सेंटर अपने पावर्स स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, वैसे स्टेट्स भी अवॉइड करते हैं कि पंचायत के साथ उनको कोई पावर शेयर करना पड़े। तो वो पावर शेयर नहीं करना चाह रहे थे। सेंटर चाह रहा था कि हमें लोकल गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है। तो सेंटर ने एक मध्यम मार्ग ये निकाला, जैसा कि बुद्धा की फिलोसफी में है, कि हम आपको पंचायती राज बना के देंगे एंड यू कैन फिल वट एवर पावर, यू कैन डिसाइड वट एवर पावर यू वांट टू गिव टू पंचायत्स। सो इसलिए ये वॉलंटरी प्रोविजंस में डाल दिया उन्होंने। सो स्टेट्स आर आल्सो हैप्पी कि वी आर नॉट बाउंड टू गिव सम पावर्स टू द पंचायत विदाउट आवर ओन डिसीजंस। ठीक है। तो अब आप इसको, ये तो बेसिक हो गया, तो ये हो गया कि मैंडेटरी और ये हो गया वॉलंटरी प्रोविजंस। अब आप जब इसमें पढ़ रहे होते हो कि रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन फॉर SC ST इन पंचायत एट ऑल 3 लेवल्स, तो आपको लग रहा होता है यार इसमें OBC का क्या है। तो आप इसमें नीचे पढ़ोगे कि हाँ जी इसमें OBC जो है वो वॉलंटरी वाले में दिया हुआ है। तो ये आपको याद रह जाएगा कि स्टेट्स को, तो आप एक कंपैरिजन कर रहे हो, इसमें कंफ्यूज होने की मतलब कंडीशन आती है वहाँ, वरना आप हो जाओगे यार OBC का क्या था। रिजर्वेशन के नाम से हमें आता है कि कंप्लीट रिजर्वेशन, तो आप इसको अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कंप्लीट नहीं है, OBC का अलग है। सेम आप जब पढ़ोगे इसमें कि इसमें चेयरमैन की और मेंबर्स की दोनों की सीट्स जो होती हैं वो ऑलरेडी, मतलब स्टेट, जब आप पंचायती राज पढ़ रहे होते हो जो होते हो जिसमें कि पंचायत आती हैं और नगर पालिका नहीं, नगर पालिका नहीं, पंचायत, जिला परिषद होती है ना, ये सब आती है, वो सब एक ग्रुप में है। तो उनके लिए जो चेयरमैन का जो पोस्ट है वो मैंडेटरी प्रोविजंस में है कि ये चेयरमैन जो होगा ये वहाँ की लोकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ही चूज किया जाएगा। लेकिन जब आप म्यूनिसिपैलिटी पे आते हो तो आप पढ़ोगे कि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर कौन चेयरमैन बनेगा, इट वुड बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जब आप इसको पढ़ के म्यूनिसिपैलिटी वाले चैप्टर पे जाओगे, उस वाले पार्ट पे जाओगे, तो आएगा कि चेयरमैन की पोस्ट जो है स्टेट डिसाइड करेगा। वहाँ पे जाके आपको कन्फ्यूजन क्लिक करेगा, यार ऐसा था क्या, व्हाट वाज देयर इन द पंचायत। सो उस कंडीशन में आपको जब कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या था क्या नहीं था, ऐसे पॉलिटी में बहुत टॉपिक आएंगे। आप जब इमरजेंसी पढ़ रहे होगे तो स्टेट जो प्रेसिडेंशियल रूल पढ़ोगे, उसके बाद में नेशनल इमरजेंसी पढ़ोगे, उसके बाद में फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि वो तीनों आपस में इतने कंपेरेटिव करने वाली चीज़ें कि किसको दोनों मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों से हमें परमिशन लेनी है, टाइमिंग क्या है परमिशन लेने की, कब तक आप उसको इम्प्लीमेंट करके रख सकते हो, वो सारे रूल है ना, वो कंफ्यूज करेंगे आपको। एक पढ़ोगे दूसरे पे जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। सो उनको आप यहाँ पे अलग से, जैसे पहला पार्ट आए वहीं पे लिख लो कि हाँ ये चीज़ें हैं और ये ऐसे ऐसे। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा कि जी नेशनल इमरजेंसी के क्या रूल हैं, कितने मंथ्स के अंदर उसको आपको मतलब पार्लियामेंट से लेनी है उसकी परमिशन कि हाँ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वहीं पे आप लिख लो स्टेट के लिए क्या रूल है, उसमें कितने दिनों के लिए आपको परमिशन लेनी है, तो आप वहीं पे कंपैरिजन हो जाएगा आपको, तो वो आपको याद रखने में ईजी रहेगा। अगर आप उसको साइलोस में पढ़ोगे कि जी मैंने अभी नेशनल इमरजेंसी पढ़ी है, प्रेसिडेंशियल रूल जब टॉपिक आएगा तब पढ़ूंगा और फिर वापस आके नहीं देखूंगा बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी मैं लेट हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, तो वो आपको ना तो थोड़े दिनों के बाद में नेशनल इमरजेंसी याद रहेगी ना प्रेसिडेंशियल रूल याद रहेगा। ठीक है। तो बेहतर है कि उसको वहीं पे आप कंपैरिजन कर लो। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, एक तो आपका जो वोलेटाइल, ये सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं हम बार बार भूलते हैं कि आज हमने पढ़ लिया, 10 दिन के बाद हमें याद आ जाएगा कि हाँ यार 2 महीने था, 1 मंथ था, 2 मंथ था, 6 मंथ फॉर 6 मंथ था कि व्हाट वर द प्रोविजंस, वी विल फॉरगेट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन विद इन 4-5 days। इफ यू विल रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स थ्रू कंपेरिजन्स, इट विल स्टे फॉर लॉन्गर। सो बेटर वहीं पे आप जाओ, ये जो वोलेटाइल टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करवा देगा ये मेथड आपका। और एक आप जो कंपैरिजन करोगे ना वो भी आपको मेमोरी में हेल्प करता है कि ये अब मेरे को पता लगता है कि जी जो अपना ये होता है, क्या बोलते हैं इसको,
चलो कोई भी ले लो, चीफ CIC है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हो गए, या फिर इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, उनकी जैसे एज है डिफरेंट डिफरेंट है मेरे ख्याल से रिटायरमेंट की, जो भी है। तो आप अगर उनको वहीं पे कंपेयर करोगे ना कि इसकी एज ये थी, इसकी एज ये थी रिटायरमेंट की, देन इट वुड बी बेटर टू रिकॉल रादर देन कि इसकी एज ये थी, फिर अगले चैप्टर में पढ़ा कि इसकी एज ये है, तो आप उसको भूलोगे पक्का। तो कंपैरिजन करने से आप इसको बेटर रिकॉल कर सकते हो, बेटर मेमोराइज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ अब ये है कि ये तो यहाँ पे आपने पढ़ा, ये पॉइंट लिख लिया, साथ में एक दूसरा तरीका ये भी है चीज़ों को सॉर्ट करने का कि सिंप्लीफाई कर लो पॉइंट्स को। So these are voluntary provisions for Panchayati Raj, and in these 4 points they have written so many things that how it works, what are the voluntary provisions. अब इसको जो पूरा पैरा रीड करने के बाद मेरे को ये 3 पॉइंट इसमें समझ में आए कि MP MLA का जो रिप्रेजेंटेशन पंचायती राज इंस्टीट्यूट में वो स्टेट डिसाइड करेगा, रिजर्वेशन टू OBC वो स्टेट डिसाइड करेगा, और पावर टू पंचायत वो स्टेट डिसाइड करेगा। तो अब आपको ये पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको पढ़ा, आप इसको लिख रहे हो, सेम है। ये चीज़ आपको इंश्योर करती है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है, क्योंकि आप तभी यहाँ पे कुछ लिख पाओगे अगर आपको समझ में आया है तो। ठीक है, तो इससे आपका क्या हो रहा है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है पढ़ने की, आपका जो ब्रेन है वो इधर उधर भागेगा नहीं पढ़ते टाइम। कई बार होता है हम बैठे बैठे पढ़ रहे होते, 15 मिनट बाद में लगता है कि यार पिछले 15 मिनट से मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ, पढ़ाई तो चल ही नहीं रही है ना। वो होता है, सबके साथ होता है। तो उस कंडीशन में ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको हेल्प कर सकती है। आपने ये पढ़ा, आप इसमें खुद से जोटिंग कर रहे होते हो, आप कम से कम इसको 3 या 4 बार इस मतलब टॉपिक्स को पढ़ चुके होते हो ये लिखने से पहले, कि हाँ ये है, पहले आपने पढ़ा, समझ में आया, आपको कुछ एक अंडरस्टैंडिंग बनी। सेकेंड टाइम आप देख रहे होते हो कि ओके मैं लिखूँ तो क्या लिखूँ भी इसमें, तो आप उस चीज़ को दोबारा से री इवेल्यूएट कर रहे हो कि मिनिमम वर्ड्स में इसका पूरे का लाइन का मीनिंग निकल जाए। तो आप उसके लिए दोबारा से प्रिपेयर कर रहे होते हो। जब आप लिख लेते हो तो एक बार तीनों को दोबारा से देखते हो, तो ऑन द स्पॉट आप 3 रिवीजन कर रहे हो उसके। और अगर अगली बार जब आप आओगे, ये चीज़ आपको यूँ दिमाग में आएगी कि हाँ मैंने उस टाइम ये पढ़ा था, क्योंकि आपके 3 बार ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है। आप ये सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ोगे और इस पूरे पैरा को छोड़ के भाग जाओगे आप, तो उससे आपका रिविजन, मतलब ये क्विक रिविजन करने के तरीके हैं। और स्मार्ट स्टडी के अंदर क्विक रिविजन नहीं है तो वो स्मार्ट स्टडी रहेगी नहीं, आपका आधा ही कोर्स रिवाइज होगा नहीं, और फाइनली एग्ज़ाम्स के अंदर आप पाओगे कि वो ये कि मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में या एंजाइटी इतनी ज़्यादा होगी कि वहाँ पेपर के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ट्राई करना कि पूरा रिवीजन करके जाओ, और वो पूरा रिवीजन तभी होगा जब आपको कुछ चीज़ें पता होगी कैसे मैं शॉर्ट। आप जब भी पढ़ाई करो ना, मैं बेसिकली आपको बोलूँगा, तब आप ये ज़रूर सोचना कुछ भी पढ़ रहे हो कि इसको मैं याद कैसे रखूँगा। अगर ये चीज़ आप सोच लोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली ये पॉइंट बनाना कि इसको मेरे को यहाँ पे लिखना है, इसका डायग्राम बनाना है, ये आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। बस जब भी कुछ भी पढ़ो तो ये सब सोच लेना कि इसको मैं याद कैसे रखूँगा। तो आपको अपने आप अपना दिमाग जो है आइडियाज़ दे देगा कि इसको इस तरीके से याद रखा जा सकता है, इस इन्फॉर्मेशन को ऐसे याद रखा जाएगा। ठीक है, बड़ा पैरा है, उसका क्रक्स निकालो, आगे बढ़ो। इसी चीज़ को अगर आगे बढ़ाएं तो ये है कि ये एक अपने लक्ष्मीकांत की एक टॉपिक है, कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन एज ए स्टेट पार्टी। इसमें ये 5 पॉइंट दिए हैं। पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे को बड़े कन्फ्यूजिंग लगते थे ये, और इसके साथ जब वो नेशनल पार्टी वाले और मिक्स हो जाएंगे तो ऐसा लगता था कि या तो ये पॉलिटी लिखने वाले को गोली मार दूँ या खुद को मार लूँ। सच में ये बड़े 5-7 पॉइंट उधर थे, 5-7 इधर थे, सब में वही सीट्स की बात हो रही है, वोट्स की बात हो रही है, सीट्स की बात हो रही है, वोट्स की बात हो रही है, तो फाइनली सब जीरो हो जाता था। तो इसको मैंने पढ़ा, देखा, तो मेरे को ये समझ में आया कि जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, दोज आर रिगार्डिंग वोट प्लस सीट्स। इसके अंदर ये वोट्स की भी बात कर रहे हैं और सीट्स की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, अपन ये सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये रूल बनाया होगा 1951 के अंदर, तब उन्होंने क्या सोच के रूल बनाया होगा। वो बैठे होंगे 2 लोग कि चलो यार रूल बनाते हैं कि किस पार्टी को हम स्टेट पार्टी की रिकॉग्निशन देंगे। तब कोई एक रूल तो बना नहीं सकते, कहीं पे क्या कंडीशन है, किसी स्टेट में कोई कंडीशन है, किसी को स्टेट में दूसरी कंडीशन है। तो उनको लगा होगा कि जैसे आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, तो उसको पता लगे कि जी लोकसभा का इलेक्शन तो हुआ, सीट तो एक नहीं जीते, बट वोट शेयर तो था इनका, मतलब लोगों के अंदर रिकॉग्निशन तो है पार्टी की। तो इसका मतलब अगर उनको हमें स्टेट पार्टी एज ए रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अगर हम बेसिकली जैसे एज ए डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते उसको होना चाहिए रिकॉग्नाइज, बट सीट तो उसको मिली नहीं। ठीक है, वोट शेयर है। तो
आप अगर एज ए इलेक्शन कमीशन बैठे हो, रूल बना रहे, तो आप सोचोगे यार एक रूल ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ वोट शेयर होना चाहिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है कि पब्लिक के अंदर उस पार्टी के लिए वैल्यू है उसकी, या उस पार्टी के जो भी फिलोसफी है या जो भी उसकी थॉट्स हैं उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसको स्टेट पार्टी बनना चाहिए। दूसरे में कहीं पता लगे कि जी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक ही बंदा है, मतलब कि बाहुबली टाइप समझ लो, उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली, वो एक सीट लेके आ गया, तो क्या हम उसको स्टेट पार्टी बना दें? इलेक्शन कमीशन वाले बोलेंगे कि नहीं यार, एक तो सीट लाया है, पूरे स्टेट में तो उसका रिप्रेजेंटेशन है नहीं, सिर्फ एक जगह पे ही तो है, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या एक डिस्ट्रिक्ट से भी छोटी जगह पे ही तो है, तो उसको हमें नहीं बनाना है। तो उनके दिमाग में आएगी कि सिर्फ सीट के बेसिस पे अगर हम बनाते हैं तो सीट थोड़ी इतना होना चाहिए कि एक स्टेट के लायक हो वो, कि अगर किसी स्टेट में 200 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं, तो कम से कम कुछ परसेंट तो हो, एक या दो सीट पे तो ना हो। तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा रूल बनाया कि हाँ, हम सीट्स के बेसिस पे भी करेंगे, कि अब जैसे मान लो कोई एक पार्टी आ गई, उसको जी 5% सी वोट मिले, लेकिन उसकी सीट्स हैं मतलब 5 सीट आ गई मान लो उसकी, या 200 अगर हैं, तो उसको 10 सीट्स आ गई उसकी उसी स्टेट में, और वो भी अलग अलग पॉकेट्स में, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे, कुछ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब जगह उसकी सीट्स हैं। इट मीन्स कि पूरे स्टेट में उसका रिकॉग्निशन है। तो आप अगर बनाओगे ना, तो आप भी वैसे ही सोचोगे कि हाँ यार, टू जस्टिफाई मीन्स टू डू जस्टिस विद डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया, यू शुड एसिमुलेट ऑल द वेज टू रिकॉग्नाइज ए पार्टी एज स्टेट पार्टी। तो उन्होंने यही किया है कि पहले के अंदर उन्होंने क्या बनाया कि वोट और सीट्स दोनों को हम काउंट करेंगे, सेकेंड में हम ओनली सीट्स को काउंट करेंगे कि आप सिर्फ सीट्स लेके आए हो, चाहे वोट परसेंट आपका कम है, तीसरे में उन्होंने सिर्फ वोट्स को काउंट किया है, ताकि आपकी सीट चाहे एक ना आई होगी, लेकिन फिर भी आपका वहाँ की स्टेट की जो पब्लिक है वो रिकॉग्नाइज कर रही है आपको। तो ऐसे मेरे को पर्सनली जो समझ में आया, मैंने वो बनाया कि हाँ, फर्स्ट के अंदर अब इसको भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि दो टाइप के इलेक्शन होते हैं, एक स्टेट लेजिस्लेशन के और एक पार्लियामेंट के। तो उन्होंने इन जो पॉइंट्स हैं इनमें पहले स्टेट का दिखा रखा है, फिर नेशनल इलेक्शंस का दिखा रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि 6% वोट और 2 शेयर और 2 सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बनाया कि 6% वोट एंड 1 सीट इन लोकसभा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर वो फुलफिल कर रही है कंडीशन, तो वो स्टेट पार्टी होगी। थर्ड और फोर्थ पॉइंट में उन्होंने ओनली सीट्स के बेसिस पे कर दिया कि सिर्फ सीट्स कितनी लेके आ रहे हैं उसी बेसिस पे करते हैं अपन। तो उन्होंने क्या करा कि आइदर 3% सीट्स और 3 सीट्स इन द स्टेट। अब ये 3% वाला ये क्यों इन्होंने किया, क्योंकि कई स्टेट्स ऐसे जहाँ 40 ही सीट्स हैं, अगर वहाँ पे कोई पार्टी है वो टू सीट्स लेके आ जाती है फॉर एग्जांपल, तो इट मीन्स 2 सीट्स का मतलब 40 में से कितना हो गया, 5% सीट्स हो गई। तो इट मीन्स कि 40 सीट्स बहुत कम है, इसका मतलब स्टेट में कुछ रिकॉग्निशन तो है, 2 सीट्स है उनका, आउट ऑफ 42 है, मतलब काफ़ी लोग हैं जो उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, 5% लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो उन्होंने एक क्लोज डाल दिया कि 3% भी हो सकती हैं, क्योंकि सब स्टेट्स में इक्वल नहीं है सीट्स। तो इन्होंने ऐसे करके ये एक लॉजिक बना दिया कि हाँ, या आइदर 3% सीट और 3 सीट्स। फिर इन्होंने नेक्स्ट नेशनल इसका बनाया अपने पार्लियामेंट का, उसमें इन्होंने क्या बनाया 1/25, कि आप अगर किसी स्टेट में 25 सीट्स हैं, वहाँ पे एक सीट भी आ गई तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। अब बात यह कि किसी स्टेट में 12 सीट्स ही हैं, तो उसका क्या होगा, अगर वो एक ले आया देन दे आर मच मोर अबाउ देन 1/25, तो वहाँ पे तो बन ही जाएगी। दिल्ली के अंदर अगर कोई एक पार्टी एक, इसका मतलब ये है कि दिल्ली में अगर कोई एक पार्टी एक सीट जीत लेती है लोकसभा में, तो वो स्टेट पार्टी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि देयर परसेंटेज आर गुड इनफ। और लास्ट में क्या हो गया, वोट फिक्स है 8%। अब अगर ये ऐसे भी याद नहीं रहे कि अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि पहली बार पढ़ोगे कंफ्यूजिंग लगेगा, आप थोड़ा सा कम से कम इसको अब ब्लॉक्स में बांट पा रहे हो कि पहले में वोट प्लस सीट है, दूसरे में सिर्फ सीट है, तीसरे में वोट्स है। तो आप कभी ये कंफ्यूज नहीं होगा कि सिर्फ वोट्स दिए हैं यार, सिर्फ वोट्स के बेसिस पे तो कैसे कर दोगे। आपने अगर इतने भी कर लिया तो आपको आइडिया लग जाएगा। सेकंड चीज़ ऐसे भी याद नहीं रखता है, तो मैं तो इसको ऐसे रखता था 62, 61, 33, 25 एंड 8। 63 और 62 और 61 भी कर लो तो भी आपको ये ऊपर वाले 2 पॉइंट याद हो जाएंगे कि स्टेट के अंदर क्या बोलते हैं इसको, 6% एंड 2, तो 6 + 2 62 इस टाइप से, और इसके अंदर 6 + 1 तो 61। तो आपको ये एज ए ट्रिक भी याद रखनी है, तो आप इसको ऐसे याद रखते हो कि 62, 61, 33, 1/25 एंड 25 और 8, और बस ये आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट याद हो जाएगा। ठीक है, रादर देन इसको बार बार पढ़ के मूड खराब करने से अच्छा है। तो यानी मैं कहना इसमें क्या चाह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को करो, आप ये चीज़ें पॉइंट्स कहीं भी यूज ले सकते हो, जहाँ पे भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कन्फ्यूज़न हो रहा है, वहाँ पे आप उसको
सिंप्लीफाई कर सकते हो उन पॉइंट्स को। ये एक एग्जांपल है। आप अपनी बुक में, आपको पॉलिटी में तो बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत चांसेस मिलेंगे चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के। तो ये आप एक अप्लाई कर सकते हो स्मार्ट स्टडी में कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करो अपने लेवल पे और फिर उनको पढ़ो। ठीक है। अब जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस वाला चैप्टर था, इसको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में मेरे को 2 पॉइंट बेसिक समझ में आए कि अप्रूवल दोनों हाउसेस से लेना है और जुडिशरी तीनों टाइप की इमरजेंसीज को रिव्यू कर सकती है। तो ये बड़े पॉइंट थे, मैंने यही लिख दिया कि इस चैप्टर में ये 2 पॉइंट तो कॉमन है। अब होता क्या है, ये हर टाइप की इमरजेंसी में रिपीट होंगे। आपको वहाँ पे ये चीज़ें ना अंडरलाइन करने की ज़रूरत है ना पढ़ने की ज़रूरत है। जो रिपीटिशन है उसको अवॉइड करो। ये 2 पॉइंट लिख लिया, आपको समझ में आ गया, आप आगे भाग जाओगे। इसके अंदर फिर आप जो ये मतलब मार्कर पेन से जो भी अंडरलाइन या हाईलाइट कर देते हो उनको पढ़ो, आगे निकलो इसमें। और एक ये कि मार्क पोटेंशियल एमसीक्यू। आप जो भी एमसीक्यू वहाँ पे सोल्व कर रहे हो या आप जो भी बुक पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये पोटेंशियल एमसीक्यू है, यहाँ से ये पूछ सकते हैं, आप उनको एटलीस्ट वहाँ मार्क कर लो। जैसे मैंने स्टार मार्क लगा रखा है। अब मैं ये करूँगा इस चैप्टर में, अगर लास्ट टाइम के रिवीजन के टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता होगा ना कि मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, तो मैं ये स्टार स्टार जरूर पढ़ के जाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि जो पोटेंशियल एमसीक्यू है कि यार ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, और बिलीव करो इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप अप्रोप्रिएटली लगाते हो ना, आप सबको आइडिया होगा, आपने कहीं कोई कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा होता ना कभी वो एग्जाम में आ जाता है, यूं का यूं आ जाता है, और उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप स्टार मार्क कर लेना। और अब ये होता है कि जी कैसे पता लगे कि विच इज़ द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, विच इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट, वो आपको पता लगेगा। आप यूपीएससी के पुराने पेपर्स उठाओ, या आप जो यहाँ पे अपने एग्जाम्स में टेस्ट सीरीज तो सबने ज्वाइन कर रखी होगी ना, टेस्ट सीरीज के अंदर आप क्वेश्चंस लिखो, आपको धीरे धीरे खुद को ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार टेस्ट सीरीज में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन बनाया हुआ है, या पिछली यूपीएससी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया था, या पिछली यूपीएससी में ये इस टाइप के पॉइंट्स। तो ये लक्ष्मीकांत तो पूरी पॉइंट्स में ही दी हुई है। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये इन्होंने काफ़ी कुछ अलग से ही दिए होते हैं, कि ये पोटेंशियल क्वेश्चन होता है ना, वो एक पूरी लाइन के रूप में इन्होंने दे रखा होता है। तो आप उनको स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम से पहले उनको पढ़ के जरूर जाना है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पोटेंशियल एमसीक्यूज सोल्व करना, उनको आइडेंटिफाई करना सीख लें। ये आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। लास्ट टाइम अगर आपको पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पाए, आप ये पॉइंट्स अपनी जोटिंग की हुई, जो आपने जो अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, जैसे इसके अंदर कि ये जी 2 पॉइंट ये हो गए, या इधर ये जो पॉइंट बनाए, आप इनको इनको भी रिवाइज करके चले जाएंगे ना, तो भी आप काफ़ी अच्छी कंडीशंस में होंगे कि जो एमसीक्यूज आएंगे आप उनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है। और जैसे सेम ही चीज़, जैसे मैंने ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन फॉर प्रेसिडेंशियल रूल इन स्टेट, ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं लास्ट में ये वाले, ये मैंने इस पूरे पैरा का ही मतलब मीनिंग निकाल के वो 3 पॉइंट लिख लिए थे कि हाँ ये कि 2 मंथ्स के अंदर आपको अप्रूवल लेना ज़रूरी है, फॉर 6 मंथ्स मैक्सिमम। एक बार अगर आपने पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लिया, देन यू कैन यू कैन अप्लाई प्रेसिडेंशियल रूल फॉर 6 मंथ, और मैक्सिमम 3 years। आफ्टर 3 years यू हैव टू कंडक्ट इलेक्शन देयर। But there is another condition that election commission should give a report that elections can be held there. Means ground situation are good enough to conduct election there. So ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये 3 पॉइंट हो गए। तो अब आप अगर ये आपने पैरा पढ़ लिया है एक बार, आप इन्होंने 3 पॉइंट आपने क्रक्स लिख लिया, आप ये 3 पॉइंट पढ़े, समझ गए, आगे निकल गए, तो रिवीजन आपका फास्ट रहेगा उसके अंदर। ठीक है। अब उसके बाद में ये एक चीज़ है कि ये तो अपने जो यूज किया कि अंडरस्टैंडिंग बनाना, पॉइंट्स लिख लेना, स्टार मार्क कर लेना, ये आपको काम, स्टार मार्क तो खैर सब जगह काम आएगा आपको, चाहे ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। ठीक है। अब एक अलग चीज़ है, हिस्ट्री एक अलग सी बुक है, उसके अंदर हर चीज़ लगता है कि सब कुछ रटना ही होता है, सब कुछ रटना ही होता है। तो इसके अंदर आप न्यूमोनिक बना करके, जो ये एक्चुअली आपकी ल्यूसेंट का एक, आई थिंक सब लोगों को पता होगा, ये कैसी टेबल दे रखी है ल्यूसेंट में, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी। ठीक है। और कि उनकी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी, मूवमेंट्स क्या क्या थी, ठीक है, कहाँ कहाँ पे वो चले, ये ऐसी टेबल दे रखी है। और इसमें से क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनके, आइदर इसमें से कि ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा, धर्म सभा, ये सब कुछ पूछ लेते हैं कभी ना कभी, या फिर जैसे ये इंडियन लीग हो गया, इंडियन एसोसिएशन किसने कौन सी बनाई थी, कौन फाउंडर मेंबर था, कब बनी थी, ऐसी टेबल्स दी हुई हैं। ठीक है। एक टेबल और कहाँ गई, गायब हो गई क्या। अब ये है कि इनको, इनमें से अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो इनको याद कैसे रखेंगे। आप आज इसको पढ़ोगे,
आपको लगेगा यार मैंने याद कर लिया ये, बट अगर आप का मेमोरी मतलब आइंस्टाइन की तरह 140 नहीं है आईक्यू आपका, तो ये चीज़ें नहीं रुकेंगी, ये जानी ही जानी है। और ये आप बेटर जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है कि कोई भी चीज़ जो होती है आपको, आपने अगर उसका रट्टा मारा है, वो वोमिटिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं, एग्ज़ाम से पहले रट्टा मारते हैं, एग्ज़ाम में वोमिट करके और भूल जाओ उसको, यही यूज़ होता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको आपने एग्ज़ाम से जस्ट पहले वाले दिन रिवाइज नहीं करी है, तो ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में नहीं रुकेगी। बट प्रॉब्लम यह है एग्ज़ाम से पहले दिन क्या क्या रिवाइज करोगे, इतना सारा तो सिलेबस है। तो इनको क्या हम कुछ ऐसा आसान कर सकते हैं कि ये दिमाग के अंदर रुकें, ठीक है। तो मेन चीज़ मोटिव क्या है नेमोनिक्स बनाने का, कि ये चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर रुक जाएं बस, और कोई इसका कोई मोटिव नहीं है। तो ये कहाँ पे काम आएंगे अपने को, बेसिकली हिस्ट्री में काम आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है न्यूमोनिक बनाने में, लोगों को मैंने देखा है कि बना लेते हैं न्यूमोनिक S3 और P2 ऐसे पॉइंट्स बना लिए, या फिर जैसे ये आ गया कि M आ गया कि मानव धर्म सभा आ गई इसमें देखते हैं, और दुर्गाराम मनचंदाराम बना लिया, तो हमने बना लिया MD कि मानव धर्म सभा में MD आ जाएगा, MD आ जाएगा, तो ये ट्रिक बना ली। तो यार ये कितने दिन रुकेगी, आइडिया नहीं है इसका, ठीक है। MD क्योंकि अगले में आप क्या बनाओगे, RT बनाओगे, ठीक है, तो वो तो रुकेगी नहीं इन्फॉर्मेशन। तो और फिर क्या हो जाता है, जब 5-6 बार आप ऐसी ट्रिक बनाते हो वो दिमाग में नहीं रुकती है, तो आपको लगता है यार ये बकवास चीज़ है, हमें ये नहीं बनानी है, तो इसको छोड़ो। आप कुछ ऐसी ट्रिक्स बना सकते हो। ट्रिक बनाने के अलग अलग, कई लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। कई तो जैसे मैंने बताया कि आप ऐसे सिंपल सी ट्रिक बना लेते हो कि MD RT ये बना लिया, तो वो नहीं रुकनी दिमाग में। तो वो आपको उसको करने के बजाय ना, आप कुछ कुछ लोगों की आदत होती है, मैंने कुछ लोग इसे गाने बना लेते हैं कि कोई गाने के बोल हैं उनसे आप कुछ जुगलबंदी ऐसे कर ली कि हाँ जी ये ट्रिक बन गई, वो काम कर जाती है। कुछ लोग स्टोरी के फॉर्म में जुगलबंदी कर लेते हैं, जैसे ये है कि जी नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन आप जो पहली बार पढ़ते हो नहीं याद रहता ये। तो ऐसे किसी ने मेरे को कि मैं किसी से पूछता हूँ नाम क्या है, तो वो कहेगा अरुण, तो मेरे को याद रहेगा कि नाम से नामदफा, अर से अरुण। ये एक लंबी इन्फॉर्मेशन है, तो ये दिमाग में रुक जाएगी फिर भी आपके, ठीक है। अब जैसे अपन इसको एक दो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे ये मैंने यहाँ पे परम लिखा है, तो ये परम हंस मंडली था, दादोबा पांडुरंग था, मैंने इसको एक ट्रिक बना लिया परम पांडु। तो ये चीज़ें फिर भी आपको रुक जाएगी कि परम पांडु, अपन सोचते हैं कि पांडु एक वर्ड हमने कभी सुना है, परम सुना है कि परम का मतलब बिल्कुल ही, तो कि परम पांडु हो गया, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रुक जाएगी। अगली बार कभी भी जब आएगा कि परमहंस मंडली, तो वो परम पांडु याद आएगा, और परम पांडु आएगा तो आप ये पांडुरंग देखोगे और पांडुरंग पहचान के आप लगा दोगे। अगर आपको गलती से पांडुरंग याद नहीं भी आया ना, वहाँ पे रिकॉल नहीं भी कर पाए, तो जब अगर आप ऑप्शन में देखोगे ना कि दादोबा पांडुरंग, तो ये पांडु उस टाइम याद आएगा, अच्छा परम के साथ मैंने पांडु बनाया था। तो आपको अगर आपको ट्रिक याद भी नहीं है ना, आपने एक बार बना रखी है, एक बार पढ़ रखी है, तो आप वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर पाओगे उन चीज़ों को। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये एक है कि आत्मीय सभा कहाँ पे है वो, एक हाँ प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज इसमें है कि आत्माराम पांडुरंग, तो मैंने बना दिया प्रार्थना हम किससे करते हैं, आत्मा से करते हैं, तो कि प्रार्थना समाज आत्मा से स्टार्ट होगा, वही नाम आएगा, तो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो वो ऐसे याद रह गया इसमें। अब जैसे ये एक आया था कि जी देव समाज, देव समाज, तो मैंने सोचा देवताओं का समाज, तो इसमें देखो शिव भी है, नारायण भी है, अग्नि भी है और होत्री भी है, ठीक है। तो मतलब देवताओं का समाज से इकट्ठा हो गया। तो अब ये इन्फॉर्मेशन जब भी आएगी मैं इसको भूलूंगा नहीं, ये मैं वहाँ पे रिकॉल कर सकता हूँ। मैं ये देखूंगा कि देवताओं का समाज, इसमें ऐसा नाम आ जाएगा, मैं उसको टिक करके भाग लूंगा आगे। तो ये अगर आपको पूरा MCQ सोल्व करने में भी हेल्प नहीं करेंगे ना, तो जो जो बोलते मैच द फॉलोइंग, उसमें आपका एक पॉइंट सोल्व कर देंगी वो, और एक पॉइंट अगर वो सोल्व कर देंगी तो ऑलमोस्ट आप 50-50 पे पहुँच जाते हो सकता है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आ जाए। तो इसके अगर जैसे मगर आपको बाकी चीज़ों की बताऊं तो आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है। अब जैसे ये मानव धर्म सभा था, तो इसको मानव का मैंने लिया था, मानव मीन्स मैन, और इसके अंदर आ रहा है मनचंदाराम, तो मानव का मैन यानी हिंदी इंग्लिश ही है। तो ये थोड़ी लंबी इन्फॉर्मेशन होगी मानव मैन, तो ये फिर भी दिमाग में रुक सकती है, बट MD वो आप भूल जाओगे।